आज है 20 फरवरी 2026 और ऐसा लग रहा है कि यूएस और इजराइल ईरान पे हमला करने के बेहद करीब आ चुके हैं। हो सकता है ये हमला आज ही हो जाए, कल या आने वाले कुछ दिनों में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टीवी पर कभी भी आ सकते हैं और कह सकते हैं ऑपरेशन ईरानियन फ्रीडम स्टार्ट हो रहा है। ईरान की सो कॉल्ड आज़ादी इजराइल का एक वेट ड्रीम रहा है काफ़ी सालों से, जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर वॉर होती है तो लगभग पूरी दुनिया, वॉल स्ट्रीट पैनिक में आ जाएगा। ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाएंगे। मिडल ईस्ट में फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, हर तरह के सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे और ग्लोबल मार्केट्स में आग लग जाएगी और सोना चांदी का प्राइसेस वो भी एस्केलेट हो जाएगा। लेकिन ये कहानी अचानक स्टार्ट नहीं हुई है। आपको याद होगा 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमास्कस में ईरानियन एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक किए थे। वैसे तो एम्बेसी इंटरनेशनल लॉ के अनुसार उस देश की टेरिटरी मानी जाती है और उस पर हमला करना उस देश के खिलाफ जंग माना जाता है, लेकिन इजराइल के लिए इंटरनेशनल लॉ कोई मायने नहीं रखता। यूएस इजराइल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है, क्योंकि वो पावरफुल है तो वो ये मेक श्योर करता है उससे जहाँ पे जो करना है वो कर सकता है। रूल ऑफ ऑर्डर इज़ इट काइंड ऑफ अ थिंग ऑफ पास्ट। और इस एयर स्ट्राइक में 7 लोग मारे गए थे, जिसमें ईरानियन के टॉप कमांडर्स भी शामिल थे। और इससे पहले 2020 के अंदर कासिम सुलेमानी को भी बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया गया था। जो कासिम सुलेमानी एक बहुत फेमस कमांडर थे और ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। इन 2 घटनाओं से क्या साबित होता है? पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका और इजराइल के पास ईरान पर टेक्नोलॉजिकल और इंटेलिजेंस डोमिनेंस है और ईरान की जो लीडरशिप है वो काफ़ी वनरेबल है, क्योंकि उन्हें कभी भी एयर स्ट्राइक्स में मार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस डोमिनेंस का मतलब एक युद्ध के अंदर जीत है। इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक तरीके से सोचेंगे कि क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध में कौन ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस में है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सी ताकतें हैं जो यूएस को पुश कर सकती हैं ईरान पे हमला करने के लिए। सबसे पहला तो बहुत क्लियर है, इजरायली लॉबीज़। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ वाइट हाउस से तय नहीं होती। वॉशिंगटन में पावरफुल लॉबिंग नेटवर्क्स हैं जिनका फोकस इजराइल की सिक्योरिटी पर है। इनका कंसर्न होता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस, हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट। आप ये सोचो कि अमेरिका की जो भी पॉलिटिक्स है उसे गवर्न करते हैं इजरायली लोग, इजरायली बैंक्स, इजरायली वहाँ पे हर तरह की पावर्स में पाए जाते हैं। तो पॉलिटिकल फंडिंग, मीडिया नैरेटिव, पॉलिसी एडवाइस, ये सब मिलकर डिसीजन मेकिंग पर काफ़ी असर डालते हैं। दूसरी चीज़ है सऊदी अरेबिया और ईरान की टक्कर। बेसिकली सऊदी अरेबिया और ईरान काफ़ी टाइम से मुस्लिम वर्ल्ड में डोमिनेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मिडल ईस्ट की राइवलरी सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान ही नहीं है। सऊदी अरेबिया और ईरान रीजनल लीडरशिप चाहते हैं। यमन, सीरिया, लेबनान, ये बेसिकली प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन चुके हैं अपनी डोमिनेंस साबित करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड में। सऊदी अरब के लिए ईरान सिर्फ कंपैटिटर ही नहीं, सर्वाइवल का भी एक सवाल है। और तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल डॉलर एंड ऑयल सिस्टम। अमेरिका की ग्लोबल पावर सिर्फ मिलिट्री से ही नहीं, उसके फाइनेंशियल सिस्टम से भी आती है। ऑयल ट्रेड लार्जली डॉलर में होता है। अभी ब्रिक्स के द्वारा चाइना, रशिया ये कोशिश तो कर रहे हैं कि डॉलर्स का डोमिनेंस तोड़ा जाए, लेकिन अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है। अगर ईरान, रशिया, चाइना अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना भी लेते हैं तो भी डॉलर के डोमिनेंस कम होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स का ही नहीं, करेंसी सिस्टम के डोमिनेंस का भी है। अगर हम बात करें अप्रैल 1, 2024 की स्ट्राइक पे, तो वो ईरान के लिए एक मैसेज था। वो स्ट्राइक बहुत ही प्रिसाइज थी। ईरान का जो एम्बेसी कंपाउंड था वो टारगेटेड था और आसपास की बिल्डिंग बिल्कुल अनटच्ड थी। ये बेसिकली ये दिखाता है कि इजराइल का और यूएस का जो भी वेपन टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस है और बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो लोग हमला कर सकते हैं।
और ये भी दिखाता है कि उनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो ये दो तरह की होती हैं। सिग्नल्स इंटेलिजेंस जो कि फ़ोन ट्रैकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के द्वारा होती है, और दूसरी होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस जो बेसिकली आपके इन्फॉर्मर्स, इंटरनल सोर्सेज के द्वारा होती है। ये डोमिनेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है आपके ओपोनेंट पे, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस बैटलफील्ड की जीत की गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये आपके ओपोनेंट्स में एक भय, एक डर सा माहौल बना देता है। आपको ये नहीं पता होता कि हमला कब होना है, कहाँ से होना है, तो आप इस चीज़ में ही हमेशा लगे रहते हो। और अगर हम बात करें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की, जो ईरान का रिस्पॉन्स था 12 डे वॉर के द्वारा, ईरान ने 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए थे इस ट्रू प्रॉमिस रिस्पॉन्स में। और इजराइल का ये दावा कि 99% मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए काफ़ी खोखला साबित हुआ। ईरान का क्लेम था कि अटैक इंटेंशनली लिमिटेड था। बेसिकली उनका जो भी प्लान था वो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन लोगों को नहीं। स्ट्रैटेजिक लॉजिक कहता है कि ईरान का गोल मैसिव डैमेज करना नहीं था, बल्कि डोमेस्टिक ऑडियंस को ये दिखाना था कि हम किसी भी हमले का जवाब दे सकते हैं। और जो अपने अलाइज हैं लाइक हिजबुल्ला और एटसेट्रा, इनको ये सिग्नल देना कि हम अभी भी बहुत ताकतवर हैं। और क्योंकि अभी ईरान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स तो देता है लेकिन एस्केलेशन को आगे नहीं बढ़ने देता है, बेसिकली कंट्रोल करता है। और अटैक का इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईरान अटैक करता है वो अपने लो कॉस्ट ड्रोन से करता है, जिसे रोकने के लिए इजराइल को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि ईरान ना सिर्फ इजराइल को हरा सकता है, बल्कि उसे पैसे की प्रॉब्लम भी कर सकता है। अगर इजराइल का जो आयरन डोम है, उसे किसी एक स्ट्राइक को रोकने में बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और कहीं गलती से आयरन डोम में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसे फिक्स करने में उसे अमेरिका के पास जाना भी पड़ता है। 2002 के अंदर मिलेनियम चैलेंज सिमुलेशन में यूएस ने ईरान इन्वेजन सिनेरियो को टेस्ट भी किया था। यूएस दुनिया की बाई फॉर बहुत ही पावरफुल मिलिट्री है, और ऐसा कहा जाता है कि इतनी पावरफुल मिलिट्री हिस्ट्री में कभी कोई देश नहीं बन पाई थी। लेकिन सिमुलेशन के अंदर ये देखा गया कि ईरान की टीम ने अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स यूज़ किए, जैसे कि फास्ट अटैक बोट्स, मिसाइल स्वॉर्म्स, कम्युनिकेशन डिसरप्शन, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर, जिसका रिजल्ट ये रहा कि यूएस के कैरियर्स जो हैं संक हुए, लाइक डूब गए सिमुलेशन के अंदर। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का बेसिक रूल ये है कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को उसकी स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि उसकी वीकनेस में चैलेंज करो। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करो, लो कॉस्ट टूल से हाई वैल्यू टारगेट थ्रेटन करो। और अगर हम बात करें इस मिलेनियम चैलेंज के बाद जो भी आपके जंग के रूल्स है वो मॉडिफाई किए गए, अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स लिमिट कर दिए गए, जिसका लेसन ये था कि अंपायर अक्सर इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हाब्रिस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जो एक मेजर चीज़ पाई जाती है अंपायर्स के अंदर वो ये है कि अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट ना करना। और अगर हम पास्ट में देखें तो वियतनाम वॉर इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल भी है, जहां यूएस जो बहुत बड़ी पावर है उसे वियतनाम ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर हम बात करें हाइपोथेटिकल ग्राउंड इन्वेजन इन ईरान की, तो उसमें अगर सपोज 1 लाख यूएस ट्रूप साउथ ईरान में लैंड करते हैं, एयर सुपीरियरिटी यूएस के पास है, लेकिन ज्योग्राफी ईरान लार्जली माउंटेन्स है। माउंटेन्स, टनल्स, लोकल मिलिशियाज ये क्रिएट करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड, जहाँ पे यूएस मिलिट्री की सप्लाई लाइंस भी बहुत वनरेबल होंगी। ड्रोन एम्बुश, मिसाइल स्ट्राइक्स, ये सब कुछ पॉसिबल हैं। ईरान की पॉपुलेशन लगभग 9 मिलियन है, और उसे ऑक्युपाई करना लंबे टाइम तक बहुत ही कॉस्ट इनॉर्मस होगा। तो बेसिकली ईरान स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स, ईरान अगर सर्वाइव करना चाहता है तो उसे 4 गोल्स अचीव करने होंगे। सबसे पहली चीज़ तो भी आपको अपनी पॉपुलेशन को यूनाइट करना होगा। 1953 कूप की मेमोरी अभी भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में है, और फॉरेन इंटरवेंशन रिजेंटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वॉर नेशनल यूनिटी क्रिएट कर सकता है। दूसरा चीज़ है कि अलाइंसेस बिल्ड करना। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान का है उसके अंदर हिजबुल्ला, हमास, हूतीज़,
और बहुत सारे इराकी मिलिशियाज भी हैं, प्लस रशिया और चाइना का सपोर्ट, चाहे वो लिमिटेड भी हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकली रशिया और चाइना एक्टिवली ईरान का सपोर्ट करते रहे हैं। नंबर तीसरा है कि ग्लोबल ओपिनियन को विन करना। गाज़ा कन्फ्लिक्ट ग्लोबल ओपिनियन शिफ्ट कर रहा है। यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट जो यूएस में हुए थे एंटी वॉर सेंटिमेंट दिखाते हैं। ईरान स्पॉटलाइट गाज़ा पर रखना चाहता है और नैरेटिव बैटल भी मिलिट्री बैटल जितनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, तो जितना ज़्यादा सपोर्ट गाज़ा को मिलेगा उतना ही ज़्यादा सपोर्ट ईरान को भी मिलेगा। नंबर 4 है कि एनमी कोलिएशन को कैसे वीकन किया जाए। ईरान का गोल होगा कि यूएस के अगेंस्ट जो पब्लिक ओपिनियन है उसे एम्पलीफाई करना, नाटो की यूनिटी को चैलेंज करना और यूएस इजराइल के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करना। जितना कोलिशन कमज़ोर होगा, इन्वेजन उतना ही रिस्की होता चला जाएगा। और अगर हम बात करें रशिया चाइना स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी की, तो रशिया का इंटरेस्ट यूएस डिस्ट्रैक्शन है, यूक्रेन फ्रंट पर रिलीफ। चाइना का इंटरेस्ट क्या है? ऑयल की सिक्योरिटी। यूएस इन्फ्लुएंस लिमिट करना, लेकिन डायरेक्ट ट्रीटी दोनों के बीच में बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन की जाएगी। लिमिटेड सपोर्ट, फुल कमिटमेंट ईरान को शायद ना मिले, लेकिन टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट चाइना और रशिया ईरान का बैकएंड से करते रहेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिस्क और रूल्स ऑफ इंगेजमेंट की, वॉर शुरू होने से पहले अनऑफिशियल रूल्स तय हो सकते हैं। कैसे? बेसिकली टू अवॉइड न्यूक्लियर वेपन्स, लिमिटेड एक्सटर्नल सपोर्ट, डायरेक्ट नाटो ट्रूप डिप्लॉयमेंट अवॉइड। अगर यूएस ट्रैप्ड होता है, न्यूक्लियर थ्रेट भी पॉसिबल है, लेकिन काउंटर थ्रेट ग्लोबल एस्केलेशन ट्रिगर कर सकता है। अगर इस वॉर के अंदर अमेरिका हार गया तो क्या होगा? बेसिकली अमेरिकन एम्पायर जो है वो कोलैप्स के कगार पे आ जाएगा। बेसिकली ओवर एक्सटेंशन, राइट, डेट और इंटरनल अनरेस्ट, क्योंकि जब फाइनेंशियली अमेरिका वीक होगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इससे इंटरनल अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर ईरान वॉर फेल हुआ, दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ सकता है और नए नए रीजनल पावर जो कि लाइक जर्मनी हो सकता है इन यूरोप, जापान हो सकता है ईस्ट एशिया में, ये एक नई पावर्स के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन यूएस एम्पायर का कोलैप्स ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें सालों लगेंगे। तो एट द एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट इक्वल टू विक्ट्री, डोमिनेंस इन द बैटलफील्ड इज नॉट इक्वल टू टोटल कंट्रोल। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर बहुत पावरफुल है। ईरान वीक दिख सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर बहुत ही डेंजरस भी है। वॉर होगा या नहीं अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन अगर हुआ, ये क्विक इजी वॉर नहीं होगा, ये लंबा, कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट होगा और हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ये सालों साल भी चलता जाए। क्या अमेरिका और इजराइल इतना खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल इतना खतरा उठाने के लिए और इतनी ह्यूमन लाइफ्स को अब उनके सैनिक इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इस वॉर में अपने आप को झोंक सकें? तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।